हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं आप। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जितने भी हमारे दोस्त हैं इंडिया के उन सबको हैप्पी दिवाली और कंग्रेचुलेशन टू यू गाइस, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फॉरेक्स उस्ताद और उसकी पूरी टीम की जानिब से। आज के दिवाली स्पेशल गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज फिर हाजिर हूं मैं जी गोल्ड वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक में हमें कोई गोल्ड के अंदर बाय अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और हम पूरा वीक तकते ही रहे गोल्ड को हम बाय कर लें। एक दफ़ा बाय करवाया भी है मैंने गोल्ड को, लेकिन उसका $3 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने कहा मैं आते ही एडमिट कर लूँ, क्योंकि हर दफ़ा जब मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक बड़ा प्रॉफिट हुआ, लोग बड़े जेलस होते हैं। एनीहो, इस वीक में हम क्या देखेंगे? देखिए भाई, कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट अब्बास भाई का डोमेन है, तो इस वीक वही आपको बताएंगे कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट में क्या होने वाला है। मैं करूंगा टेक्निकल एनालिसिस, अब्बास भाई इस दफा हमारे साथ मौजूद होंगे, वो फंडामेंटली आपको सारा गाइड करेंगे। हमास, इसराइल, रूस, यूक्रेन, अमेरिका बदर चाइना की वार के ऊपर। इसके अलावा डार्ट चार्ट क्या होता है और फंडामेंटली बैंक्स को कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में अब्बास भाई के साथ। मैं इंशाल्लाह टेक्निकली और सेंटीमेंट एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि गोल्ड में अपकमिंग वीक में क्या ट्रेड होने वाली है। इस वीक गोल्ड में बड़ी जबरदस्त बाय की भी अपॉर्चुनिटी है, सेल की भी अपॉर्चुनिटी है, तो वीडियो जबरदस्त होने वाली है, इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। वीडियो एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में आपको मैं दे रहा हूं जनाब जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज और डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज, उसकी भी अनाउंसमेंट है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, अब हम चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स से भी पहले जो चीज़ देखनी होती है वो हमने देखना होता है, आपको पता ही है, कैलेंडर। और कैलेंडर के अंदर इस वीक में कौन कौन सा डाटा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इस वीक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जो मेरी नज़र में है, वो है CPI का डाटा और PPI का डाटा, और उसके अलावा जो डाटा है रिटेल सेल और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, ये डाटाज इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं डाटाज की मदद से इस वीक में आपको वो मार्केट में काफ़ी बड़ी मूव नज़र आएंगी। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और इसके अलावा कोई और ख़ास डाटा नहीं है, सिवाय ये कि FOMC के कुछ मेंबर्स बात करेंगे। इसके अलावा और कोई डाटा नहीं है। एनीहो, अब हम चलते हैं जल्दी जल्दी चार्ट के ऊपर और जल्दी मैं अपने एनालिसिस कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि आगे बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। एक मेहमान है हमारे साथ जो कि लाइव एनालिसिस करेंगे, अपने एनालिसिस देंगे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो पिछले वीक वो मुसलसल जब गिरता रहा, तो इस वीक वो मुसलसल अप साइड पे जाता रहा। और इनकी जो इसकी वजह क्या थी, उसकी वजह टेक्निकली अगर मैं देखूं तो वो करेक्शन थी, लेकिन अगर फंडामेंटली देखी जाए तो अब जो हमारे मेहमान हैं वो आपको इंशाल्लाह इसकी मूव बताएंगे फंडामेंटली। अगर वीकली चार्ट देखें तो लास्ट वीक इंतहाई बैरिश और ये वीक थोड़ा सा बुलिश नज़र आया। और मंथली में अगर आपको दिखाऊं तो मंथली में मार्केट सो ही रही, कोई इतनी ज़्यादा आपको मूव नज़र नहीं आई। एनीहो, हम डेली पे आते हैं। डॉलर इंडेक्स के बारे में मैं बता दूं कि डॉलर इंडेक्स अब अपनी मूविंग एवरेज लाइन को भी टेस्ट करेगा, थोड़ा सा मजीद अप साइड पे मूव करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। ये वाला लेवल है 106.500, और अभी मार्केट खड़ी है 105.800 पे, यानी कि मार्केट के अंदर अभी रूम है मौजूद अप साइड पे जाने का डॉलर इंडेक्स में। और अगर इसको मैं आर्ली में चेक करूँ तो वो चीज़ें आपको क्लियर होती नज़र आएंगी। यहाँ पर ये देखें, बड़ी आसानी के साथ मार्केट जो ये गैप भी फिल करेगी आके। अगर आपको H4 के अंदर ये गैप नज़र आ रहा है तो मार्केट ये गैप फिल करेगी और उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी डॉलर इंडेक्स की स्टोरी। और डॉलर इंडेक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो हम इंशाल्लाह अपने मेहमान से जानेंगे, यानी कि अब्बास भाई से। अच्छा, 10 ईयर यील्ड को देख लेते हैं। 10 ईयर यील्ड को सबसे पहले मैं आपको वीकली में दिखा देता हूँ। तो ये वीक 10 ईयर यील्ड के लिए बेरिश रहा और इसमें 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन भी था,
वो भी काफ़ी डिजास्टर रहा, उसके बारे में बस भी बात करेंगे। लेकिन 10 ईयर यील्ड जो है वो डाउन आता रहा पूरे वीक में और थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, यानी कि ये एक ट्विज़र टॉप जैसी कंडीशन बन गई है और 10 ईयर यील्ड मजीद भी नीचे गिर सकता है। और अगर मैं आर्ली के ऊपर बात करूँ या वीकली डेली के ऊपर बात करूँ तो मुझे 10 ईयर यील्ड 4.80 तक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी मैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं गोल्ड का मंथली चार्ट चेक करना चाहता हूँ। देखें गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान लास्ट जो मंथ था 1800 से उठा और जाकर उसने 2009 पे क्लोजिंग दी। लेकिन अभी जो इस वीक में जो गोल्ड की परफॉर्मेंस रही है, ये दो वीक गुजरे हैं, अभी गोल्ड का ये मंथ स्टार्ट हुए नया, तो गोल्ड 2006 से उठ के 1938 यानी कि $70 की मूव डाउन साइड पे कर चुका है एक 15 दिन के अंदर अंदर, ये 11 दिन के अंदर अंदर। अगर 2 वीक्स की बात करें हम लास्ट, तो आप देखें कि पिछले 3 वीक से मार्केट मुसलसल नीचे वाली साइड पे डोजेस बना रही थी, यानी कि अप साइड का बाइस मौजूद था। लेकिन ये वाला वीक फुली रिजेक्शन वीक था और मार्केट ने मारोबुजो बेरिश कैंडल बना के ये प्रूफ कर दिया कि अभी मार्केट में पता नहीं उस तरह की चीज़ें नहीं है कि मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव कर सकें। सो फुल मार्केट मारोबुजो बेरिश क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा मजीद भी नीचे गिर सकती है वीकली चार्ट में, और कहीं ना कहीं इस वीक की रिजेक्शन भी हुई है और कहीं ना कहीं एक नया पैटर्न भी मार्केट ने हमें दिया है वीकली में। मैं डेली में आपको दिखाना चाहता हूं, तो वीकली में तो फुल मारोबुजो बेरिश बनी कैंडल और मजीद मुझे वीकली में भी मार्केट नीचे आती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं डेली की बात करूं तो अब जो मुझे मार्केट का अगला लेवल नज़र आ रहा है वो 1915 1910 के लेवल के राउंड बोर्ड मार्केट घूमती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट वीक में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मार्केट एकदम से ही वहाँ पे चली जाए, तो मैं थोड़ा सा मार्केट का जो एक अपने चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें की समझ आना शुरू हो जाए। ये देखें, अगर मैं आपको सिंपली एक चार्ट का प्रयोग करके दिखाऊं एक इंडिकेटर का, तो इस इंडिकेटर की मदद से आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा फिबोनाची है उसके मुताबिक जो मार्केट का 1938 वाला लेवल था या 1930 वाला लेवल था, जो फिबोनाची का लेवल बता रहा है 38, वो हो गया हिट। और मार्केट अब मैक्सिमम क्या कर सकती है, मैक्सिमम मार्केट 50% ही ऑफ हो सकती है ना, क्योंकि बाय का ट्रेंड है मार्केट का। ये देखें, तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो जो मैंने आपको आते ही प्राइस बता दिया 1915 1910, तो मार्केट में भी मार्केट 1910 को आके टच करे और 50 यानी कि 1910 यानी कि फिबोनाची का 50 वाला लेवल हमारा हिट हो जाए और उसके बाद मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव करना दोबारा शुरू करे, क्योंकि बाय का ट्रेंड है गोल्ड के अंदर, ये बात याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जाहिर है जंग भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं जो गोल्ड की अपनी सप्लाई एंड डिमांड है वो भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि गोल्ड के जो माइनर हैं वो भी स्लो हुए हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी स्लो हुई है। तो वो चीज़ें सारी मिलजुल के ना ये चीज़ें तय कर रही हैं। तो फिबोनाची के लेवल के मुताबिक तो हमें जो गोल्ड है वो 1910 तक आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 1910 को ब्रेक कर गया तो फिर भाई मुझे ना कहना कि मार्केट 1817 पे वापस क्यों चली गई, क्योंकि 1810 1820 1830 से हमने पहले भी गोल्ड को बाय कर रखे रखा हुआ है और गोल्ड वापस उसी लेवल पे भी आ सकता है। लेकिन वो 50 का लेवल ब्रेक होगा फिबोनाची का, तो अदरवाइज नहीं। एनीहो, गोल्ड के अंदर अगर आपने बाय देखनी है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे मेहमान आज बड़े तगड़े हैं और मेहमान से हम जानेंगे कि वो क्या समझते हैं, गोल्ड के फंडामेंटल्स क्या हैं। अच्छा जी, कहीं ना कहीं हमने ये लेवल देखना है अब, ये वाला 1910 1915 का लेवल ये हमने देखना है, जहाँ से मार्केट चढ़ी थी ऊपर अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर को ये मार्केट अपसाइड पे मूव करना शुरू की थी इसी लेवल से। तो हम इसी लेवल को दोबारा टारगेट कर लेते हैं। ये देखेंगे, ये तो जब मंडे को मार्केट दोबारा ओपन होगी तो मार्केट थोड़ा सा ट्रेस पुल बैक कर सकती है और मार्केट वापस 1950 पे जा सकती है। तो 1950 से आप इसमें से सेल देखना शुरू करें, 1947 से आप इसमें से सेल देखना शुरू। ये वही लेवल है जहां से पहले हम बाय देख रहे थे 1945 1940 से, आपको याद होगा लास्ट वीक में हम बाय देख रहे थे, लेकिन वो लेवल मार्केट ने किसी सूरत भी हिट नहीं किए या किसी सूरत भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो अब हम उन्हीं लेवल से मार्केट को सेल भी देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी आप देखें
तो मार्केट आपको स्लाइडली अपसाइड पे जाकर डाउन साइड पे आती हुई नजर आई है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 1910 को मार्केट टच करके वापस जो है वो अपसाइड पे जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर 1910 को भी ब्रेक किया तो फिर ये गैप फिल करेगी मार्केट, जो उसने 1814-15 पे गैप एक बनाया हुआ है, आपके चार्ट पे आपको नजर ही आ जाएगा, उसको भी फिल करने के लिए मार्केट जा सकती है। लेकिन गोल्ड के अंदर अचानक इतना डिजास्टर हो जाए ना, वो भी नज़र नहीं मुझे आ रहा कि वो एकदम से वो डिजास्टर हो जाए। तो हम अपसाइड पे मार्केट को देखेंगे। एक और क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जा रहा है कि सर आपने जो ईयरली में रिकमेंड किया, हमने गोल्ड को बाय भी किया हुआ है 1820-30 से, लोग ये बार बार पूछ रहे थे सर आप ये देख रहे थे कि गोल्ड का एक नया हाई लगेगा, पुराने हाईज को ब्रेक करेगी, तो वो मैंने इसी ईयर के एंड तक या नए अगले ईयर के स्टार्ट में बात रखी हुई है। और अगर ये वर्ल्ड वार 3 का ख़तरा मार्केट में टलता ना तो अभी भी वो लग चुका होना था हाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरा अब टल चुका है। अब जो कुछ बड़े बड़े लीडर्स की स्पीच आई है, उन्होंने डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व होने से साफ ही मना कर दिया, इसलिए गोल्ड जो है वो वापस डाउन नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, वो पेंडिंग है और वो जंग की वजह से नहीं, और भी कई मामला है जिनकी वजह से गोल्ड अपसाइड पे मूव कर सकता है। खैर, हम H4 की तरफ आते हैं और हम H4 से अपनी बात अब दोबारा बढ़ाते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो हमने एक तो ये लेवल आइडेंटिफाई कर लिया कि मंडे को मार्केट को थोड़ा सा अप जाने का वेट करेंगे 1950-55 से, और उधर से सेल करेंगे गोल्ड को और 1910 को टारगेट करेंगे। सीपीआई का डाटा देखेंगे, पीपीआई का डाटा देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा देखेंगे, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देखेंगे, यूएसडी का, और एफओएमसी का कुछ मेंबर्स की स्पीचेज हैं, उनके ऊपर भी हम गौर फिक्र करेंगे। और जब जब हमें मौका मिलेगा हम गोल्ड को 1910 तक सेल करेंगे और उसके बाद 1910 से बाय देखना शुरू कर देंगे गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सैटरडे संडे जब अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो आज सैटरडे है, तो इसी दौरान इसराइल अपने कुछ जो पीस अकॉर्ड के वादे हैं या जो टेम्परेरी उन्होंने जंग मुलतवी की हुई है 4 घंटे के लिए, 4 दिनों के लिए, उससे अगर पीछे हटता है और कोई बयानात आ जाते हैं या उल्टी सीधी हरकत हो जाती है तो गोल्ड मंडे को गैप अप के साथ भी ओपन हो सकता है और गोल्ड वापस अपसाइड पे जाना शुरू हो जाता है। और जितना इस वीक में डाउन आया है, मैं ये दिखा देता हूँ, अगर फाइनेंशियल कंडीशंस और ख़तरा दोबारा टल बनता है तो गोल्ड इस वीक में जितना नीचे गिरा है अगले वीक से वो दोबारा अपसाइड पे भी जाना शुरू हो सकता है, ठीक है। और अब जिस तरह के आप देख रहे हैं, लास्ट वीक मार्केट जितना नीचे आई उससे ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दी, इसी तरीके से ये वाली कैंडल नीचे आकर क्लोजिंग दे देती है, दे दिया उसने। लेकिन अगर पीस के अगेंस्ट दोबारा मूव होना शुरू हो गई और जंग किसी और रुख पे अख्तियार हो गई तो फिर मार्केट ये ऊपर की तरफ भी चली जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, डॉलर इंडेक्स, उसके अंदर डविश चीज़ें आना शुरू हो जाए, डविश कमेंट आ जाए, सीपीआई के डाटा गलत आना शुरू हो जाए तो ये भी चीज़ गोल्ड को अपसाइड पे मूव करवा सकती है। खैर, एक तो हो गई ये चीज़, और दूसरी, ये पूरा वीक गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आता रहा, ठीक है, और मूविंग एवरेज लाइन को इसने आपके सामने हमारे ब्रेकआउट दे दिया है और हमारा जो अगला सपोर्ट है उसको भी अगर ब्रेक करती है तो ये 1910 1905 तक चली जाएगी, इवन इन 1900 को भी टच कर सकती है, तो हमें इधर से ही बाय देखना पड़ेगा। खैर, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई हैं, मैं ज़रा ट्रेड लगा के आपको दिखा दूँ। हम शॉर्ट करेंगे इसको 1950 के लेवल से या 1955 के लेवल से, स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखेंगे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1910 को 1915 को हम टारगेट करेंगे। ये हमारा मंडे का पहला ट्रेड होगा। और दूसरा ट्रेड हमारा जो होगा वो बाय का ट्रेड होगा, लॉन्ग ट्रेड होगा, और उस ट्रेड को मैं उठाना चाहूँगा 1910 से नीचे नीचे, और ये बाय साइड ट्रेड होगा जो कि नए हाई की टारगेट की तरफ होगा। ये देखेंगे, इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को लास्ट वीक में, यानी कि नेक्स्ट वीक में, कि मार्केट ऊपर जाए, हमारा पेंडिंग उठाए, नीचे आए और मार्केट यहाँ से हमारा बाय का ऑर्डर ले और फिर अपसाइड पे जाना स्टार्ट हो जाए। डेफिनेटली चीज़ें इतनी भी रोमांटिक नहीं होती और चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होती कि जिस तरीके से आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, और अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल्स, अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमी इवेंट्स, अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर्स, मार्केट अलग बिहेव कर सकती है। खैर, मैं अपनी बातों को यहाँ पे ही वाइंड अप करता हूँ और मैं चलना चाहूँगा अब्बास भाई की तरफ जो कि वेट कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अब्बास भाई से ले लेते हैं। अब्बास भाई क्या समझते हैं मार्केट के बारे में। इससे पहले कि मैं अब्बास भाई की तरफ जाऊँ और आपको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दिलवाऊँ अब्बास भाई से, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर को, और सेल लगी हुई
है जनाब 11/11 की सुपर डुपर डिस्काउंट चल रहा है फंडामेंटल और टेक्निकल के कोर्स के ऊपर। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं आ रही कि कब एंटर होना है कब एग्जिट होना है, तो ये कोर्स लाजमी करें और इन कोर्स को लर्न करके आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम स्किल है। अब्बास भाई से जानते हैं कि उनके कोर्स में क्या है। अब हमारे साथ हैं अब्बास भाई, और अब्बास भाई से जानते हैं कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनको लगता है कि गोल्ड किस तरफ मूव करेगा। प्लस मेरे पास 3-4 क्वेश्चन हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं राहिल? ठीक हैं। अब्बास भाई, जंग तो अभी भी लगी हुई है और वार जो है वो एक किस्म की वो चल रही है और बड़ी सख्त किस्म की सुयर किस्म की चल रही है जंग। और लेकिन गोल्ड का 2006 से उठ के 1935 पे आ जाना, एक ही वीक में $70 की डाउनवर्ड मूव दे देना, ये कैसे पॉसिबल हुआ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रा देखें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम वॉर के फ्रंट को देखते हैं तो वॉर के फ्रंट में हमें नज़र आता है कि अभी भी वहाँ पर उसी तरह के जो क्लैशेस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन याद रख लें, मार्केट हमेशा मूव करती है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब इन टाइम्स में जब वॉर का बिल्डअप हुआ, और ये आपको पता है ये वाली भी फ्राइडे की कैंडल्स हैं, ये फिर फ्राइडे की कैंडल्स में मार्केट ज्यादा मूव करने लग पड़ी ये वाली। उसकी वजह क्या थी कि लोगों को उस वक्त तक एक खौफ था, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जो लिखा ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, कि भाई ये वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं बनने जा रही। ऐसा ही ठीक है। है। क्योंकि थ्रेट्स आ रहे थे, यूएस अपने वॉरशिप्स को मोबिलाइज करवा रहा था, उधर से चाइनीज नेवल मूव कर रहे थे, रशियन प्रेसिडेंट के कमेंट्स आ रहे थे, ईरानियन थे। तो वो एक ऐसा सिनेरियो इन दिनों में बिल्डअप हो रहा था कि जो बता रहा था कि शायद कोई ना वर्ल्ड वॉर 3 का सीन बनने जा रहा है। बट जब गोल्ड इन इन लेवल्स पे पहुंचा है तो पता चला कि यार ये तो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। जैसा कि रिसेंट पास्ट में हमने देखा था कि जो यूक्रेनियन वॉर के अंदर हुआ था, कि जंग लगने से कुछ अरसे पहले जब यूएस के इंटेलिजेंस ने बताया कि रशिया पे ऊपर रशियन अटैक करने वाले हैं यूक्रेन के ऊपर, तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी कि इसके कंसिक्वेंसेस बड़े बुरे होंगे और नेटो भी रिएक्ट करेगा, यूएस भी रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो उस वक्त भी ऐसा फील हुआ था कि यूएस और नेटो जो हैं इस वॉर का एक्टिवली हिस्सा होंगे, और यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि ये लोग हमारे शाना बशाना आके रशिया के अगेंस्ट में लड़ेंगे। बट ऐसे ही जब है। वॉर स्टार्ट हो गई तो उन्होंने कहा भाई जंग तो तुमने खुद लड़नी है, हमने तो उसे सपोर्ट करनी है। ठीक है। इधर भी यही हुआ। ठीक है। ना तो कोई हमास के लिए बाहर से बंदा आके लड़ रहा है, और ना ही कोई इसराइल के लिए आके लड़ रहा है। ऐसा ही है। ठीक है ना। सपोर्ट फंडिंग वो यहाँ पर भी चल रही है, वो यहाँ पर भी चल रही है। अब हम खुद थोड़ा सा अज्यूम करें ना कि देखें, एक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी वर्ल्ड वॉर 3 की, तो ऑब्वियसली गोल्ड ऑन स्लाइटल पुल बैक बाय की सिचुएशन था। अब यहाँ पहुंच के ये सिचुएशन डिफ्यूज होती नजर आती है, अनलेस देन कि कोई नई चीज इसके अंदर फ्यूल अप ना हो, कोई ऐसा नया इंसिडेंट इन्वॉल्व ना हो। ठीक हो गया। दूसरी तरफ अगर हम ग्लोबल बिजनेस में देख लें तो इसराइल का या पैलेस्टीन का ग्लोबल बिजनेस में हमें उस तरह की कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा। मतलब हम कहें कि यार ये कोई बहुत बड़े, फॉर एग्जांपल ऐसे कहीं चाइना इन्वॉल्व होता, कहीं यूएस इन्वॉल्व होता, तो ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। तो इनका तो ग्लोबल बिजनेस भी उस तरह का नहीं है। अब ये आपस में लड़ते रहे हैं, 100 साल भी लड़ते रहे हैं, जैसे अब 2 साल से ऊपर तो हो गए हैं रशियन यूक्रेनियन वॉर को, तो मार्केट्स तो चल रही हैं। ठीक है। वो पंप इन हुआ, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग होती है। अच्छा, अब अगला क्या है? जब ये एक्सपेक्टेशन हो गई, वो नहीं हुई, गोल्ड में पैनिक बाइंग आ गई। अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि जो बायर्स होते हैं मेजरली जो इन मार्केट्स के, वो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक कमर्शियल है और एक नॉन कमर्शियल, जिनको हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं, जो प्रॉफिट के लिए, जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, मनी मैनेजर्स होते हैं, स्वैप डीलर्स होते हैं, जो कि बाय करते हैं। तो राहिल, आप भी समझ रहे हैं कि वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ द 2023। ठीक है। ईयर एंड होने वाला है। जो भी हेज फंड फर्म्स होती हैं, फंडिंग मैनेजर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों ने अपने साल की क्लोजिंग देनी है। ऐसा ही है। ठीक है। ईयर्स क्लोजिंग है तो भाई उन लोगों ने देखे ना, ये तो उनको एक बूस्टर मिल गया यहाँ से। ठीक है। ऐसा ये ही है। वाली बाइंग तो बच्चे को भी नजर आ रही थी कि बाइंग है भाई, क्योंकि रिस्क है, सेफ हेवन है, सीधा सीधा बाय करो।
तो हर एक ने अपना बाय किया। ऐसा ही है। और अब जब उन्होंने देखा कि यार रिस्क के अंदर कोई भी नई चीज अभी नहीं डेवलप हो रही, ठीक है, रिस्क के अंदर कोई भी नई चीज डेवलप नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि इट इज बेटर टू नाउ टेक द प्रॉफिट और एंड आउट हो वेट जाए फॉर मार्केट से। नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल्स। ठीक है, हो गया। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा एकदम चार्ट को देखते हैं कि यार ये कितना कितना लंबा ये रिट्रेस कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये जितनी बाइंग थी, कम से कम ये $200 की बाइंग है। तो अभी अगर हम इसकी वैसे रफली भी देखें ना, तो ये तो ये 40% या 45% रिट्रेस हुआ है। ऐसा ही है। ठीक हो गया। तो अभी तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि और कोई नई निगोशिएशन या कोई नई मसला नहीं होता, तो इसमें कुछ और नीचे आने की गुंजाइश है। ठीक है, हम अगर ये देखें ना, तो हम सोच सकते हैं कि नीचे आने की गुंजाइश है। बट फिर हमने साथ में और फैक्टर्स को भी देखना होता है कि लास्ट वीक में डॉलर्स के अंदर क्या था। अब हम जंग के मैदान से ना मैं निकल के आगे चलता हूँ, ठीक हाँ है जी प्लीज, जी। यही मैं चाह जंग रहा के था बाद कि आपको पता है कि जो गोल्ड है वो डॉलर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, डॉलर की मूवमेंट से। ऐसा ही है। ठीक हो गया। डॉलर, आपको पता है कि जो लास्ट वीक था उससे प्रीवियस वीक में एक तो एफओएमसी वो भी लेस हॉकिश, ऐसा ही ठीक है। है, एनएफपी हॉरिबली मिस, ऐसा ही है। और मैन्युफैक्चरिंग डाटा या प्रोडक्शन डाटा देखें तो वो भी मिस। ऐसा ही है। ठीक हो गया। और डॉलर को मार पड़ रही थी। तो ये फैक्टर भी जो हैं गोल्ड के बुल्स को एक ठीक ठाक किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसा ही है। एक तरफ जंग के अंदर कोई नए हालात नहीं थे, दूसरी तरफ डॉलर के लिए कुछ चीजें जो थी ये मिस थी। तो ये गोल्ड के लिए बड़ा परफेक्ट एक कॉम्बो हो गया। अब क्या हो गया, ठीक है, अब ये हो गया कि भाई इस वक्त जो है पिछला जो वीक गुजरा है इसमें कोई यूएस का कोई की पॉइंट डाटा नहीं था। ऐसा ही है। अगर हम बात करें ना पिछले वीक की, तो यूएस के अंदर सिर्फ स्पीकर्स थे, ऐसा ही फेडरल है। रिजर्व के स्पीकर्स, और साथ में उनके जो चेयरमैन हैं पावल वो थे। वो थे। इन सब ने, स्पेशली पावल ने, जब ये थर्सडे की रात को बात की तो इन्होंने एक बायस मेंटेन रखा कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है और हमें अभी भी रिस्ट्रिक्टिव रेंज में रहना है। और इसको अगर हम दोबारा जाके फेड वॉच के टूल से देखते हैं, तो पिछले वीक में जब इनका डाटा मिस हुआ था तो हमें मई और जून के अंदर रेट कट्स जो है ना वो नजर आना शुरू हो गए थे। लेकिन लास्ट वीक के अंदर कि जो इन लोगों ने स्पीचेस दिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो टूल है ये बहुत सेंसिटिव है, ये डाटा टू डाटा ये वेरी कर जाता है। तो ऐसा ही है। अभी जब लास्ट वीक में स्पीचेस हुई हैं तो ये चीज़ जो है ये अब आगे दोबारा से जो है वो जो रेट कट की बातें हैं वो दोबारा से जाके बिल्डअप में होना शुरू हो गई हैं। सितंबर के ऊपर देख रहे हैं कि सितंबर में जो ईज की प्रोबेबिलिटी है वो अभी 80% है। सितंबर जबकि 2024 जब में। लास्ट, हाँ 2024 सितंबर, ऑब्वियसली 2024। जबकि उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले ये प्रोबेबिलिटी शिफ्ट होके मई पे आ गई थी। जब डाटा मिस ओ हुआ था तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम मई में ईज कर लेंगे, तो डॉलर इस वजह से जो है वो सेलिंग में आ रहा था। ओए तो हो। ये पिछले एक वीक में अब देखें, एक तरफ आपको सेंटीमेंट में कुछ नजर नहीं आया, दूसरी तरफ लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, तीसरी तरफ डॉलर में ना फिर दोबारा से उनके मेंबर्स ने, और ये हमेशा हम जो अपने फंडामेंटल्स के दोस्त होते हैं या जो हमारे अपने पेड मेंबर्स हैं हम उन्हें बताते हैं कि आपने हमेशा जो बैंक्स हैं और जो बैंक के जो स्पीकर्स होते हैं आपने इनके ऊपर खास फोकस रखना है। पूरे वीक में डॉलर का कोई फाइनेंशियल इतना की पॉइंट डाटा नहीं था, ऐसे ही है। लेकिन ये जो स्पीकर्स ऑन द वायर हो रहे थे ये डॉलर को एंकर कर रहे थे। और अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो ये डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं जा रहा था, बल्कि ये देखें ना ये पीछे कितनी बड़ी कैंडल है, ये डेली की है। और इस वीक में ये इसने एक कह सकते हैं कि एक रिकवरी की कोशिश की है, ठीक है, ऐसे ही जस्ट है। बिकॉज जो स्पीकर्स ने एक इनको फ्यूल दिया है, एक मोमेंटम दिया है। अच्छा, अब ये सिनेरियो तो हो गया लास्ट वीक का, ऐसे ही कि है। जिसमें हमने देख लिया हमें प्रॉफिट टेकिंग भी हो गई और गोल्ड ने काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। अब अगर हम बाकी टेक्निकली आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप उसको लेवल्स को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन मैं अब थोड़ी फंडामेंटली चीज़ों को बताता हूँ
कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। जी, अभी मेरा भी यही इंटरेस्ट था कि ये तो हम हो गई पुरानी कहानी, और हमें ये पुरानी कहानी समझ भी जो आ गई। अब अगला जो हमारा स्टेप है कि अब ने नेक्स्ट वीक किस तरीके से मार्केट को देखना है और किस तरीके से उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं, कौन कौन से आपकी नज़र में लेवल्स हैं और की इवेंट्स हैं, दोनों चीज़ों को। बिल्कुल मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इवेंट्स में कैलेंडर में देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में यूएस डॉलर के कौन से इवेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ट्यूसडे को है, यूएस का सीपीआई, सीपीआई है, ठीक हो गया। ऑफ ये कोर्स। हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है, और ये जब से गोल्ड की और जब से मूव चली है, आपको पता है कि सारी जो वॉर है वो इसी के लिए है। लेकिन एग्री। अगर सीपीआई में आप ईयर ऑन ईयर में देखते हैं ना, तो बहुत बड़ा फिर ड्रॉप देखा जा रहा है। ओए होए होए, ऐसे ही। 3.7 था, 3.3 देखा जा रहा है। अनदर ऊपर मंथ ऑन मंथ में देखते हैं तो 0.4 है। और ये अचीवेबल भी होगा, उसकी वजह आपको पता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो 80 से नीचे हैं। सही है। ठीक हो गया ना, क्रूड ऑयल मतलब दोबारा से ही 80 से नीचे है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। अगर ये सीपीआई की इनलाइन आ जाती हैं या इससे और नीचे आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली जो डॉलर के अंदर एक जो स्ट्रेंथ का फैक्टर है ना, वो दोबारा से हमें जो रुकता नजर आएगा, और ये फिर जो गोल्ड के बायर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे हम चलते हैं, सेम पीपीआई का डाटा है और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पर जो रिटेल सेल्स है इसका नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिटेल सेल्स को आप देख रहे हैं, जी। 0.3। रिटेल सेल्स नॉर्मल इन मंथ में ना बूम अप करके आता है, लेकिन अगर ये -3 या इन लाइन इससे भी ड्रॉप होता है तो डॉलर के लिए ये भी एक ड्रॉबैक होगा। ठीक है, और जब डॉलर के लिए ड्रॉबैक होगा तो ऑब्वियसली ये यूएस के लिए, सॉरी गोल्ड के लिए, ये एक ना एक अपसाइड की एक मूव जो है ना होगी। मतलब ये इन लाइन आ जाए, यहाँ पर ये इन लाइन या इससे कम आ जाए। उसके बाद अगर हम और नीचे देखते हैं तो और और अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ अलावा तो इतना कोई बड़ा नहीं है, गैस का डाटा है। नहीं है यहाँ से, कुछ पीक्स हाँ, हैं एक दो विलियम्स और की और। बाकी वो ये वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ठीक है। हाँ, वो एंड पे हैं। सो ये की डेटा पॉइंट्स हैं जो आपने इस वीक में गोल्ड को ट्रेड करते हुए मद्देनजर रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा और क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है। देखें, गोल्ड हम पीछे बता चुके हैं कि अक्टूबर में इसने 7% का जो इंक्रीज दिया है, ठीक है, वो प्योरली जो है वो मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर था। ऐसा ही है। ठीक है, अभी जो डॉलर के अंदर जो इस वीकेंड के ऊपर एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये करंट मार्केट में होती ना तो इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आना था। ठीक हो गया। दुनिया में ना फाइनेंशियल रेटिंग के दो तीन बड़े इदारे हैं, फिच है, मूडीज है, और शायद S&P है। अच्छा। ठीक हो गया। मूडीज की जो रेटिंग है ना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ठीक है, ऐसे ये ही कल है। मार्केट के बाद की खबर आई है। ठीक है, मूडीज ने जो यूएस की आउटलुक है ना उसको नेगेटिव कर दिया है। ओए होए होए होए। ठीक है, आउटलुक नेगेटिव। और ये क्यों हुई है? लास्ट वीक में ना इनका जो 30 years का जो बॉन्ड का ऑक्शन हुआ है ना, ऑक्शन नीलामी, वो उसके रिजल्ट्स भी बड़े हॉरिबल थे मींस के यूएस के जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स मीन बैंक हो गए और फंडिंग फर्म्स होगी, उन्होंने सॉरी वो जो है ना उसके अंदर कुछ उस तरह का इंटरेस्ट शो नहीं किया। मींस कि यूएस के अंदर लॉन्गर टर्म में जो बड़े इदारे हैं ना, वो उसकी क्रेडिबिलिटी को इतना अच्छा नहीं समझ रहे। मूडीज भी इन्हीं चीजों को देखते हुए आपकी रेटिंग करता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ ना कि जो टेक्निकल चीजें हैं, जो फंडामेंटल की पॉइंट्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन ये एक और ऐसी चीज है कि जो सबसे पहले डॉलर के लिए ड्रॉबैक होगा। ठीक है, और अगर हमें रिस्क के सेंटिमेंट में कोई, फॉर एग्जांपल हम उसे कांस्टेंट करते हैं, तो ये माइट पॉसिबल यूएस के पेयर में हमें मंडे वाले दिन से भी ना कोई गैप नजर आए। ओए होए होए। ठीक हो गया। ये छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं होती। किसी ये मुल्क की काफी बड़ी इकोनॉमी को जब आप पॉजिटिव डेवलपमेंट से है। नेगेटिव करते हैं ना, तो ये उस, हाँ, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट हमें अगर आप देखें ना, ये जब रिलीज हुई है ना तो S&P 500 के ऊपर, ये इधर ही नीचे कहीं होगा, एक मिनट, तो वो हमें उसी वक्त ही जो है ना वो मार्केट में एक जो है ना नजर आना, इम्पैक्ट शुरू हो गया था। और अगर ये इसके अंदर और भी शिद्दत आती है और चीज़ें बनती हैं तो यकीनन इस वीक में डॉलर के लिए ये भी एक जो है ड्रैग होगा। ये देख रहे हैं।
हाँ जी। ये जो ही रिलीज हुई है ना, तो ये S&P 500 के ऊपर इसका मूडी चेंज आउटलुक ऑन यूएस रेटिंग्स टू नेगेटिव। तो ये आप उसका ना इम्पैक्ट देख लें। हम्म। ठीक है, ये S&P 500 और ये जो होता है जो यूएस के इंडाइसेस है ना, उनके लिए बहुत नेगेटिव है। और आगे जाके ये यकीनन उनकी करेंसी के लिए भी जो है ये नेगेटिव है। सो हम्म। अब हम वापस आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, कि गोल्ड के ऊपर हमारा बायस इस वीक में क्या रहता है। ठीक है, हमारा इस वीक में गोल्ड के ऊपर बायस ये ही रहेगा, क्योंकि टेक्निकली आपने वो लेवल्स ज़्यादा मुझसे बेटर आइडेंटिफाई कर लेनी है। लेकिन अगर मैं इसी चार्ट को देखता हूँ ना, तो मुझे जो ये वाला एरियाज हैं, ये वाला एरियाज हैं और ये वाले एरियाज हैं, ये मुझे अब अप्रोचेबल नज़र आते हैं। तो हम्म। अगेन जो मेरा बायस होगा, हाँ, इस बायस में दो तीन चीज़ें जो है ना वो इसको आउट ऑफ द बॉक्स आके डिस्टर्ब कर सकती हैं। यानी कि जो मेरा बाइंग का लेवल होना है, ये 19, 20 और 30 का लेवल है। ठीक है। ठीक है, ठीक इस है। इस बायस को टेक्निकली आपने मुझसे बेटर इसको एलेबोरेट करना है। जो डिस्टर्ब कर सकती है वो, पहली चीज, कोई बड़े लेवल का पीस निगोशिएशन। ठीक है। ठीक हो गया, मतलब एग्री। कोई पीस अकॉर्ड। अगर एग्री। वॉर वहां वही कांस्टेंट रहती है, मीन वो इसको हैम्पर नहीं करती, तो आपको ये इन्हीं लेवल से गोल्ड बाय होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हम्म। मंडे वाले दिन ये जो मूडीज की नेगेटिव है, ये डॉलर को थोड़ा सा लैग करेगी। फिर आगे ट्यूसडे को फिर आपने सीपीआई के ऊपर आना है। ठीक है, हम्म। उसके बाद फिर आगे जो है वो आपकी रिटेल सेल्स हैं, और अगर वो भी जैसे कम एक्सपेक्ट की जा रही हैं वैसे आ जाती हैं या कम आ जाती हैं, तो हम्म। ऑब्वियसली ये लेवल जो है ना, ये दोबारा से एक सपोर्ट का रोल प्ले कर देगा। एक चीज। हम्म। दूसरा, चौंका, आपको पता होती है कि हम इस मूवमेंट के अंदर जो स्मार्ट मनी मूव करती है, ठीक है, हम्म। स्मार्ट मनी के नंबर्स हम सीओटी रिपोर्ट से देखते हैं। ऐसे लेकिन ही है। सीओटी रिपोर्ट, क्योंकि फ्राइडे में वाले दिन यूएस में हॉलीडे था, तो वो रिपोर्ट मंडे को रिलीज होनी है। वो हम्म। हम जो हमारी जो स्ट्रीम चलती है लाइव, जो अभी हमारे व्यूवर्स हैं वो उसमें हमें देखते रहें, तो हम इस मूव को फर्दर भी कंफर्म कर देंगे कि आया ये मूव क्या है। हमें जो ओपन इंटरेस्ट ने बताया है वो तो उसने प्रॉफिट टेकिंग बताया है। मींस के जो लोग यहाँ एंटर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस बंद की हैं। तो ये भी एक बाइंग इंडिकेशन ही होती है, बशर्ते कि आप उस लेवल पे पहुंच जाएं। बाकी जो कमिटमेंट और ट्रेडर रिपोर्ट है उसकी अपडेट जो ही हमें मिलती है, तो वो हमारी जो डेली की स्ट्रीम होती है उसमें हम उसका भी जो है ना वो फिगर आपसे शो कर देंगे जी। अच्छा अब्बास भाई, मुझे जो आपकी बातों से अभी तक समझ आया है वो 1930 और 1920 के लेवल से आप इसमें बाइंग देख रहे हैं। तो अभी अगर हम जी। थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन है कि कंपैरिजन अगर देखें तो जब जब गोल्ड गिरा है तब तब डॉलर इंडेक्स भी गिरा है, और जब जब डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव किया है तब तक जो है वो आपका गोल्ड भी अपसाइड पे मूव किया है। अभी लास्ट वीक की एग्जांपल ले लें तो डॉलर इंडेक्स भी हमें जो है वो मुसलसल ड्रॉप होता हुआ और गोल्ड भी ड्रॉप होता हुआ नजर आया है। इसकी क्या वजह है कि अब आपको लगता है कि डॉलर इंडेक्स अगर उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है मूडीज़ की रिपोर्ट की वजह से, या फिर सीपीआई के नंबर डाटा अगर अच्छा नहीं हो जाता तो डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड भी नीचे आएगा? क्या जो आपके चार्ट पे अभी अभी हमें गैप नज़र आ रहा था, क्या आपको लगता नहीं कि उस गैप की तरफ भी मार्केट बढ़ेगी? ये वाला गैप जी, 1940 जो आप इस 1840। वाले गैप की बात करना चाह रहे हैं। जी जी जी। देखिए, ये गैप तो बहुत फ्यूचरिस्टिक है ना, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से तकरीबन $115 की दूरी के ऊपर है। ठीक है, तो ये गैप तो बहुत और ये गैप तब पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल फेडरल रिजर्व कोई बहुत तगड़ा स्टैंस ले ले, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि अभी इस वीक में ऐसी कोई मीटिंग शीटिंग नहीं होने वाली। हाँ, अब बिल्कुल हम कहते हैं कि जी सीपीआई जिसको हम 3.3 देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर, ये यकदम कहीं 4.5 4.8 पे चली जाए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल कीपिंग नहीं, इन कोई व्यू ऐसी देखो सिनारियो नज़र क्रूड नहीं आ ऑयल रही। और, हाँ, वो नजर नहीं आ रहे। तो ये गैप फिल होता हुआ उस हिसाब से तो नजर नहीं आता। हाँ, प्राइस में प्रॉफिट टेकिंग का एक एलिमेंट होता है और ये मार्केट की प्रैक्टिस है। तो ये चीज जो प्रॉफिट टेकिंग वाली है, ये इन लेवल्स के ऊपर जो है ना, ये आके मुझे लगता है कि ये यहाँ पर खत्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं या ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गोल्ड 1800 के घर में दोबारा दाखिल हो जाए और ये अगले वीक में हमें 1870 और 1880 के लेवल में आता हुआ नजर आए? उसमें सबसे पहले जो मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट है उसकी रेजोल्यूशन है। कोई
तगड़ा किस्म का पीस अकॉर्ड और उसमें कोई चाइना, रशिया, अमेरिका एग्री। सारा किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाए, नंबर वन। नंबर वन हो नंबर जाए। टू, यहाँ पर जो ट्यूसडे के अंदर है सीपीआई का बिल्डअप, हम्म। सीपीआई सरप्राइजिंगली तौर पे, जैसे अभी फ्राइडे को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का डाटा आया है, वो भी थोड़ा हम्म। तगड़ा आया है, और यहाँ पर भी तगड़ा आ जाए, ठीक है, और यूएस की तरफ से भी, फेडरल रिजर्व की तरफ से भी कमेंट्स आ जाएं कि हम हम्म। जो रेट अभी नहीं कर रहे थे, हम रेट बढ़ाएंगे फर्दर, अभी 5.5 पे हैं, तो हम हम्म। दिसंबर में, अभी प्रोबेबिलिटी हमें जीरो नज़र आ रही है, ठीक है, मतलब हम्म। नहीं बढ़ा रहे, ये दिसंबर में भी रेट बढ़ाना की बात करना शुरू कर दें और ये 5.75 पे जाएं, और हम्म। इसके बाद भी रेंज को ऊपर लेके जाएं, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन है। ये वाली सिचुएशन फिर जो गोल्ड के अंदर अभी भी बायर्स एक लंबे टारगेट को प्लान करके बैठे हैं ना, हम्म। ना सिर्फ वो एग्जिट होंगे, बल्कि यहाँ से क्या कहते हैं ना, आपको वो सेलिंग भी इसमें नजर आएगी। ओके। अच्छा, अब्बास भाई मुझे ये बताएं कि अब हमने 1920 से या 1935 से बाय तो कर लिया, फॉर एग्जांपल ना, हमने 1920 वाला या 1910 वाले लेवल से बाय कर लिया, जो कि हमें टेक्निकली नज़र भी आ रहे हैं, एक रीजनेबल सपोर्ट्स हैं, लेवल्स हैं जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए वीकली? क्या आपको 1975 या 1990 पे जाती हुई मार्केट दोबारा दिखाई दे रही है, और उसकी रीज़न क्या होगी? देखिए, फॉर एग्जांपल आपने बाय कर लिया है ना जी, 1910 से बाय हो गया या 20 से बाय हो गया, ठीक है, और फिर आपको पता है कि आपने वो, आपको डेली के क्लोजेस भी नजर आते हैं, और फिर हम ट्यूसडे पे आते हैं, हमें सीपीआई जो है वो मिस नजर आ जाता है, हम्म। ठीक हो गया, सीपीआई मिस होता है तो फेडरल रिजर्व के पास फर्दर जो है ना वो रिस्ट्रिक्टिव रेंज को मेंटेन करने का आंसर नहीं रहेगा कि हम यार इतनी देर की रेंज में रहें, या सीपीआई कम आ जाता है, हम्म। तो वो फिर ना एक सिनेरियो को दोबारा से डैम्पन करेगा कि यार फेडरल रिजर्व जो है ना वो रेट को ज्यादा देर तक एंकर्ड रखे, क्योंकि जो जो ईज की बात होगी, रेट कट की बात होगी, वो डॉलर के लिए नेगेटिव होगी, गोल्ड नेगेटिव के है, लिए डॉलर बाय इंडेक्स होगी। नीचे आएगा, गोल्ड अपर जाएगा, ठीक जी। है। वो फिर आपको इसके ऊपर जो है ना वो फर्दर डेवलपमेंट होगी और टारगेट ऊपर, ऑब्वियसली फिर आप मतलब यहाँ पर वो लेवल ड्रॉ कर सकते हैं कि पहला टारगेट जो है वो 1960 से 70 के दरमियान में है, फिर अगला टारगेट जो है वो 80 और 90 है, फिर 2000 है, देन मूव ऑन है। अच्छा, अब्बास भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फिर क्वार्टर रिपोर्ट है, आज नहीं दिखा सके हम, ओपन इंटरेस्ट है, और ये जो पूरा फंडामेंटल का एक सिनेरियो है जिसकी मदद से आप बड़ी अच्छी ट्रेड कर लेते हैं, और अभी हमने देखा भी, आपने काफ़ी डिटेल में हमें बताया, इसको सीखने में कितना टाइम लग जाएगा, और 2 महीने में आप ये कोर्स के अंदर कैसे करवा देते हैं, और इसकी सक्सेस रेशो क्या है? जी, सक्सेस रेशो के लिए बात कर लूँ तो वो तो आप जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनका फीडबैक वो उनके अपनी चॉइस पे होता है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में हमारे पास टाइम का इशू होता है, छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये फ्राइडे की, मंडे की गोल्ड की कैंडल, पाउंड की कैंडल थी, ठीक है, जी जी जी, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। ठीक हो गया। आपको याद होगा कि हम मंडे को एक फॉलो अप सेशन कर रहे थे, ऐसे ही है। ठीक हो गया, और पाउंड एट दैट टाइम 1.2400 से ऊपर ही था, 10 15 20 पे, ऐसे ही है। ठीक है, तो उस वक्त भी कहा था कि भाई पाउंड को आप लोगों ने शॉर्ट करना है इस पूरे वीक में, अनटिल फ्राइडे 12 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जब तक उनका जीडीपी आया रिलीज नहीं होता, नहीं, ऐसे ही। ऐसा ही था, हम्म। वो चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है। हम्म। अब इसमें क्या था, इसमें सब की सब जो है ना वो बैंक की मूव थी, हम्म। ठीक हो गया, और देखें कि यहां से लेकर यहां तक ये बिल्कुल साफ सुथरी सॉलिड मूव थी, ऊपर आए ऐसे ही। फिर शॉर्ट करें, एग्जिट लें, फिर ऊपर आए फिर शॉर्ट करें, यहां से एक दो तीन, हम्म। ठीक है, मतलब इंटायर वीक आपने पाउंड के पुल बैक का वेट किया और शॉर्ट किया, पुल बैक का वेट किया और शॉर्ट किया। ये पाउंड इंडेक्स का चार्ट है आपके सामने, ये पाउंड 2.65 इंडेक्स परसेंट का चार्ट है, तो वो आप किसी भी पेयर के अगेंस्ट में देखेंगे ना तो वो आपको मूव मिलती जाएगी। ऐसे ही इस है। जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि देखें, हम जब फंडामेंटली चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं ना तो हम फाइनेंशियल कैलेंडर के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि यही जो कैलेंडर के ऊपर छोटी छोटी रिलीजेस होती हैं ना, यही मिलके एक बिगर पिक्चर बनाती हैं। ऐसे ही है। जब मार्केट आपसे कोई नेगेटिव चीज एक्सपेक्ट कर रही होती है ना, तो ये जो आप इस तरह की मूवमेंट करते हैं ना, ये मूव के अंदर एक सेलिंग बेशक ना आए, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का एलिमेंट जरूर आता है, ऐसे ही है। ठीक है, और एक वीक में ट्रेड करते हुए किसी एक पेयर पे आपको अगर 150 से 200 पिप मिल जाते हैं तो मेरे ओए ख्याल से हो। वो पूरे वीक का टारगेट बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। ऐसे ही है।
अब डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपको अब एक क्लैरिटी के साथ पता है कि यार इस चीज ने शॉर्ट होना है, अब मैं अपने सारे टूल्स अलाइन कर लूं और मैं इसको बैठ के शॉर्ट करता जाऊं। ठीक इस है। तरह की बेशुमार चीजें हैं जो कि वीकली, वीक टू वीक जो है ना वो डेवलपमेंट में आती रहती हैं, और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज जो होती है ना बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छे से पहले मिल चुकी होती है। उसके बाद हम इसकी कंफर्मेशन ढूंढते हैं और फिर हम ट्रेड कर लेते हैं। और अच्छा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जी आपने कहीं इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी किया हो, नहीं। आपने को बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, हरगिज नहीं। हाँ, अब मार्केट्स की ना जो डायनामिक्स है ना उसको थोड़ा समझने के लिए तैयार हो, ठीक है। और जो फाइनेंशियल कैलेंडर पे तो आपको पता है कि लोग अमूमन रिलीज के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल जी डाटा रिलीज हुआ तो इमीडिएट ट्रेड कर ली। वो न्यूज़ ट्रेडिंग एक सेपरेट चीज़ है। ऐसा ही है, ऐसा ही हम है। न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करते, हम फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, हम इम्पैक्ट को समझते हैं। अगर न्यूज़ ट्रेडिंग होती तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, मैं तो इसके बाद बाय देखता। ऐसा ही है। और मारुबुजो टाइप ठीक है बाय कैंडल है तो उसको हमने बाय देखना था। भाई, बहुत तगड़ी कैंडल है, मैं तो बाय के वेट में बैठा रहता कि कब मैं इसको बाय करता रहूं। लेकिन नहीं, मुझे पता था कि भाई यहाँ पर रिलीज है और ये रिलीज प्रेशर में रखेगी इस पूरे वीक में पाउंड को, और वही हुआ। ऐसा ही है। और वो ठीक है, इस पूरे वीक में ए, दरमियान में एक एक टेक्निकल ट्रैप और दूसरा टेक्निकल की कंफर्मेशन से आप बच सकते हैं बैंक्स को देख के। अच्छा अब्बास भाई, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने बताया कि इसके लिए कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो जो आपके पास ये तो फीडबैक तो हम क्लाइंट्स के चलाएंगे ही चलाएंगे इसी वीडियो में। आप बताएं कि 2 महीने में या 3 महीने में बंदा रेडी हो जाता है इस तरह की बैंक्स की मूव को पकड़ने के लिए? देखें, 2 महीने भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। हम जब फर्स्ट वीक से शुरू करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वीक से ही बंदा जो है ना वो लाइव माशाल्लाह। मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? क्यों? क्योंकि हम उसको पहले दिन ही, पहली क्लास के बाद ही जो उसको असाइनमेंट मिलती है वो यही मिलती है कि उसने जो की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मूव को प्रिडिक्ट करना है। जब आप एक इंस्ट्रूमेंट की लास्ट 3 मंथ्स की को चार्ट के ऊपर देख लेते हैं ना, तो वो मूवमेंट आपको बड़ी क्लैरिटी से समझ आना शुरू हो जाती है कि भाई चल क्या रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके हम तो डॉलर को पहले ही हफ्ते में उसकी 3 मंथ्स की मूव को डे टू डे हम चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और ये हमारी पहली असाइनमेंट होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब्बास भाई, मुझे ये सबसे पहले बताएं, लास्ट में मुझे ये बताएं, डॉट प्लॉट क्या चीज़ है और क्या डॉट प्लॉट भी आप पढ़ाते हैं इनको, बच्चों को? जी बिल्कुल। डॉट प्लॉट होता है कि जो फेड के मेंबर्स हैं वो रेट हाइक को लेवल्स लगे होते हैं और यहाँ मेंबर्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल जी, ये 5.50 का लेवल है, ऐसा ही है, तो ऐसा इसके ही। ऊपर कितने 12-13 मेंबर हैं। अगर फॉर एग्जांपल 7-8-9 हैं तो इसका मतलब है कि यार ये लोग तो रेट को भी ऊपर देख रहे हैं। तो फिर ये डॉट प्लॉट जब शिफ्ट होते हैं तो ये डॉलर में वीकनेस होती है, या जब अप साइड जाते हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग रेट हाइक देख रहे हैं तो डॉलर में स्ट्रेंथ होती है। तो ये हम एक एक चीज़ जो है ना बड़ी कैटेगोरिकली डिस्कस करते हैं। ओके, लास्ट में बस मुझे ये इसके बता दें, अलावा हम मैं तो जो बड़ा एक्साइटेड ऑप्शन हूँ। एक्सपायरीज होते हैं, अच्छा, हाँ। ऑप्शन एक्सपायरी, ये अब नई चीज़ आई है, ये क्या है? हाँ, ये देखें, आज से पहले हमारे किसी भी बैच के अंदर हमने ये ऑप्शन एक्सपायरीज को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अच्छा। लंबा टॉपिक है आपका, आप ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाना है। लेकिन हम इस वाले कोर्स के अंदर ये जो ऑप्शन एक्सपायरी है इसको किस तरीके से अपनी एफएक्स ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं, ओ, हम ये भी आने वाले बैच में पढ़ने वाले ये हैं। तो बड़ी और एडवांस ऑप्शन टॉपिक है। एक्सपायरीज, हाँ, ये डेली के ऑक्शंस होते हैं और उसमें ये एक मैग्नेट का रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ है और आपके जो ऑप्शन एक्सपायरी हैं उनके लेवल यहाँ पर पड़े हैं, ठीक हो गया। और ये तादाद में ज़्यादा है ना, तो जो मर्जी रिलीज हो रही है ये एक दफ़ा प्राइस को ही खींचेंगे। ओए इट प्लेज अ रोल ऑफ मैग्नेट, तो बड़ी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिलती है। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा बस अब्बास भाई, जल्दी जल्दी मुझे ये बता दें, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, ये कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है ताकि हम करें कोर्स ये फटाफट और लर्न करें इन चीज़ों को? हमारा प्रोग्राम है कोर्स को 15 नवंबर से, तो मेरे ख्याल से 15 तो अभी नहीं, लेकिन ये कि हम शायद जो नेक्स्ट मंडे है, ये वाला मंडे जो 13 को है, नहीं, हम 20 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। ग्रेट, 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 ग्रेट। तो यानी कि जब क्रिसमस की छुट्टियां होंगी, दिसंबर में मार्केट ऑफ होगी, तो हम स्टडी कर रहे होंगे इन चीज़ों को, जो कि हमारा स्टाइल भी है। नहीं, उससे पहले तो इन लोगों को असाइनमेंट्स मिल चुकी होंगी और ये चीज़ों को टेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों में हमने ना एक और
सुपर डुपर किस्म का जो कोर्स है वो लॉन्च करना है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं उनके ऊपर भी रिसर्च जारी है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देते बस। देखें, जो ही हम अभी साल के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो यकीनन 15 दिसंबर से 15 जनवरी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी में रिड्यूस हो जाती हैं। कोशिश करें कि अपने जो कंसेप्ट्स हैं ना उनको और मेच्योर करें, ऐसा ही है। क्योंकि ये लाइफ टाइम बिजनेस है, ये रियल बिजनेस है। तो इसको रियल बिजनेस की अप्रोच से करें तो आप इसमें से एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीकली मंथली पीरियड ना आप अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं। और महज ख्वाहिशात के ताबे होके नहीं चलें, इसको ना ग्राउंड रियलिटीज के साथ मैच करें तो यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।